राधे राधे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी होगी। जैसा कि विद्यार्थियों, जैसा कि साथियों, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही थी? वर्ण टॉपिक पढ़ा रही थी। आज हम वर्ण के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ण बताया था, वर्ण का शाब्दिक अर्थ भी बताया था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ बताया था, वर्ण की धातु आपको बताई थी। यदि आपको याद हो तो वर्ण में ब्रय धातु है और ब्रय में ब्रय धातु है वर्ण में, और इस ब्रय का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना एवं चुनना। वर्ण करना एवं चुनना, वर्ण करना एवं चुनना, एवं चुनना या चुनना। यदि मैं बात करूं, फिर हमने बात की थी वर्ण कैसी ध्वनि है। वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्ण अखंडित ध्वनि है जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। कैसी ध्वनि है? अखंडित ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? अखंडित ध्वनि। जिसके हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके मेरे प्यारे साथियों हम खंड नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। आपको लगता है कि वर्ण के खंड हो सकते हैं, लेकिन वर्ण के खंड नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा पा, पा में से मैं स्वर को निकाल सकती हूँ। स्वर और व्यंजन, ये पा व्यंजन है, इधर कौन है? स्वर। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद माने गए हैं, लेकिन इनका खंड नहीं होता है। किसका? वर्णों का। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने चर्चा की थी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। भाषा की लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। और भाषा की अर्थ के स्तर पर बात करें तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, और अर्थ के स्तर पर पूर्णतः इकाई वाक्य है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की यदि आपसे पूछा जा रहा है भाषा की लिखित इकाई, तो भी आपका आंसर होगा वर्ण। यदि आपसे पूछा जा रहा है भाषा की मौखिक इकाई, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्वनि। यदि आपसे पूछा गया है प्रश्न अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर होना चाहिए शब्द। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे बड़ी, या फिर कह सकते हैं अर्थ के स्तर पर पूर्णतः इकाई, तो आपका आंसर होना चाहिए वाक्य। आगे हमने बात की थी कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपका आंसर होना चाहिए, कुल वर्ण की बात की जाए तो आपके 52 होने चाहिए। यदि कुल वर्ण की बात की जाए, कितने? कुल वर्ण की बात की जाए तो आपके कितने होने चाहिए? कुल वर्ण की बात की जाए, कुल वर्ण की बात की जाए तो आपके कितने होने चाहिए? 52। 52। कुल वर्ण की बात की जाए तो कितने होने चाहिए? 52 कुल वर्ण। यदि मूल वर्ण की बात की जाए तो वर्णमाला में मूल वर्णों की बात की जाए तो 44 जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन होते हैं। जबकि कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण 52 ही क्यों, इसके भी बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। इसका प्रमाण भी मिलता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण ही क्यों रखे गए हैं। प्यारे साथियों, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1967 के तहत ये दिल्ली में पड़ता है, वहाँ आपके वर्णों की संख्या 52 रखी गई है। भारतीय संविधान में आपके 52 वर्ण ही रखे गए हैं। यदि मैं भाग की बात करूँ तो भाग 5 में अनुच्छेद की बात करूँ तो भाग 5 का अनुच्छेद होता है 120। यदि मैं अनुच्छेद की भाग की बात करूं भाग 6 में, और अनुच्छेद की बात करूं तो 210 अनुच्छेद माना गया है। यदि मैं भाग 17 की बात करूं तो भाग 17 में अनुच्छेद आते हैं आपके 343 से लेकर 351। वेरी इंपॉर्टेंट भाग 17, क्योंकि 343 से हमेशा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन चुके हैं। भाग 17 और भाग 17 का अनुच्छेद की बात करूं 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी तथा
लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। ऐसा किसके तहत कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? यह कहा गया है आपके 343 अनुच्छेद के तहत कहा गया है। आगे बात की थी हमने हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 49 मानी गई है। मैं बात करती हूँ कुल वर्ण, ध्यान से सुनना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। कुल वर्ण की बात की जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 52 यदि मैं मूल वर्णों की बात करूं तो मूल वर्ण आपके 44 होने चाहिए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या होती है तो आपका आंसर होना चाहिए 49। आगे हमने बात की थी कि वामन वर्ण कौन कौन से होते हैं। एक बार आप देख लो, वामन वर्ण 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 33 व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके 25 स्वर्ण आते हैं स्पर्शी व्यंजन। पिछली वीडियो को आपको देखना होगा, वहाँ मैं चर्चा कर चुकी हूँ। इसके बाद में अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी आपके 4 होते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी ताड़न जात की संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। इसके बाद में मैंने बात की थी अयोगवाह वर्ण की, कितने होते हैं? अंग है जो विस्तार का काम करते हैं और अनुस्वार का काम करते हैं, ये क्या होते हैं? अयोगवाह। यदि मैं लास्ट में मैंने बात की थी 2 वर्ण किसके मिलते हैं? 2 वर्ण आपके ताड़न जात होता है नाम, दूसरा नाम मिलता है ताड़न जात का उत्क्षिप्त और तीसरा नाम मिलता है आपका द्विगुण। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी पिछली क्लास, ताड़न जात। आपको ध्यान से देखना है। मैं बात करूं ताड़न जात की। ताड़न जात का साथियों दूसरा नाम भी मिलता है उत्क्षिप्त। क्या नाम मिलता है? उत्क्षिप्त। तीसरा नाम भी आपका साथियों मिलता है द्विगुण और इसके अंदर वर्ण आते हैं 2, उत्क्षिप्त, ताड़न जात, उत्क्षिप्त और द्विगुण। यदि मैं इस बात करूं, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से ताड़न जात हैं, आपके सामने ऑप्शन है डा, ढा, डा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अभी इधर देख लो, द्विगुण में 2 वर्ण आते हैं आपके कौन कौन से? डा, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। आपने स्पर्शी व्यंजन के तहत पढ़े हैं के अंदर पढ़े हैं टा वर्ग में जो डा और ढा आते हैं उनके नीचे नुक्ता नहीं होते, ये वर्ण होते हैं आपके टा वर्ग वाले जो टा के अंतर्गत आते हैं। जबकि डे जिनके नीचे नुक्ता, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, बिंदु का नाम रख के कि इसका नाम क्या है या फिर इसे क्या कहते हैं। इसको कहते हैं साथियों नुक्ता। दूसरा है ढे। तो ये 2 वर्ण आपके मिलते हैं किसमें? ताड़न जात, उत्क्षिप्त, द्विगुण। आपके सामने कोई सा भी नाम आ सकता है, तीनों नाम आपको देखने होंगे, ताड़न जात, उत्क्षिप्त, द्विगुण। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है, यदि मैं इसे तोड़ के बताऊं, उत प्लस क्षिप्त। उत प्लस क्षिप्त, जी हाँ, उत प्लस क्षिप्त। उत का शाब्दिक अर्थ होता है उठकर, उत का शाब्दिक अर्थ होता है उठकर और क्षिप्त का अर्थ होता है गिरना। गिरना, किसका गिरना और किसका उठना? जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पहले उठती है और उसके बाद में गिरती है। एक बार इन ध्वनियों को उच्चारण करके देखना है, डा और ढा। तो क्या है, एक बार हमारी जीभ ऊपर की तरफ उठी और बाद में क्या हुई? गिरी। तो उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है, उत का शाब्दिक अर्थ होता है उठकर, जबकि क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है गिरना। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि ये वर्ण कहाँ कहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण कहाँ कहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं, किन शब्दों में प्रयोग किया जाता है। यदि मैं आपके सामने ऑप्शन लिखूं, ढक्कन, ढोल, डोरी, डाली, डमरू, क्या इन शब्दों में, यहाँ ध्यान देना है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार शब्द पूछ लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी संभावना बनती है।
आपसे पूछा जाए निम्न में से ताड़न जात का प्रयोग हुआ है, आगे एक ग्रुप और लिखूंगी मैं, यहाँ आप बता सकते हो क्या इसमें ताड़न जात वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी शब्द का प्रथम वर्ण ताड़न जात नहीं होता है। ध्यान रखना है आपको, क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा से सुनना है। कभी भी शब्द का प्रथम वर्ण ताड़न जात नहीं होता है। तो इधर देखो, ताड़न जात का मतलब होता है जिसके नीचे क्या लगा है, डाडा के नीचे नुक्ता, तो इनके नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो ये कभी भी शब्द क्या नहीं होंगे, ताड़न जात के शब्द नहीं होंगे। तो किसके होंगे, जो टा वर्ग में आने वाले डाडा हैं उनका सही शुद्ध रूप माना जाता है। यदि मैं इसको लिखूं डक्कन, तो ये शुद्ध रूप होगा डक्कन, ढोल, डोरी, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं ये उदाहरण, डाली और डमरू। ये क्या है, ये अब आपके परीक्षा की दृष्टि से शुद्ध माने गए हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी शब्द के पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण क्या नहीं होता है, ताड़न जात वर्ण नहीं होता है, उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होता है, द्विगुण वर्ण नहीं होता है। यदि मैं बात करूं आपसे दूसरा, जैसे मैंने लिखे पंडित, पंडित, मैंने लिखा आपके सामने खंड, मैंने लिखा आपके सामने मंडल, मैंने लिखा आपके सामने डंडा, क्या इन शब्दों में ताड़न जात का प्रयोग हुआ है? क्या इन शब्दों में भी ताड़न जात का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग हुआ है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो मैंने ये नुक्ता लगा रखे हैं ये क्या कहलाते हैं, ताड़न जात। क्यों नहीं होता है इनमें ताड़न जात का प्रयोग? क्योंकि यदि ताड़न जात से पहले आधा वर्ण आता है, यदि डा से पहले आधा वर्ण आता है, तो वहाँ ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। फिर किसका होगा, टा वर्ग में आने वाले डे और डे का प्रयोग होता है। कौन सा, अब इनका सही शुद्ध रूप क्या होगा, पंडित। तो ये कौन सा है, जो टे वर्ग के अंतर्गत आता है। इधर मैं क्या लिखूंगी, खंड, इधर क्या लिखूंगी, मंडल, और इधर क्या लिखूंगी मैं, डंडा। फिर ताड़न जात का प्रयोग कहाँ होता है, सभी के मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा है। यदि इसमें भी नहीं होता है, शब्द के प्रथम वर्ण में भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है, और यदि ताड़न जात से पहले या डाडा से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, तब भी क्या नहीं होता है, ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। एक रूल और है, जो अंग्रेजी के शब्द हैं जैसे रोड, ROAD, मैं रोड को इस प्रकार लिखूंगी, इसी का मैंने क्या कर लिया है, हिंदी में लिख दिया है रोड। क्या अंग्रेजी शब्दों में भी ताड़न जात का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर यहाँ भी क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शब्दों में कभी भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कहा रोड, आपके सामने यही शब्द लिखे जाते हैं, रोड। मैंने कहा डीप स्ट्रक्चर, क्या ये सही शब्द हैं? आपके सामने मैंने ग्रुप लिख दिए। बरतने की दृष्टि से ताड़न जात का प्रयोग, ताड़न जात के प्रयोग में होने वाले शब्द का सही ग्रुप होगा। और तीसरा ऑप्शन भी मैंने आपके सामने लिख दिया, बरतने की दृष्टि से बरतने की दृष्टि से कौन सा सही होगा, ताड़न जात का कौन सा सही रूप होगा, और मैंने इनको हटा दिया। क्या करते हैं एग्जामिनर, इनके नीचे क्या लगा देते हैं, सभी के नीचे, जैसे मान लो ये A है और ये क्या है, B है, ऑप्शन है ये B रख दिया मैंने, B में रख दिया मैंने लड़ाई, झगड़ा, पढ़ाई, कढ़ाई। अब पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से
ताड़न जात का प्रयोग हुआ है? किस ग्रुप में, किस विकल्प में ताड़न जात का प्रयोग हुआ है? और सभी के नीचे एग्जामिनर क्या करेगा? ताड़न जात का प्रयोग कर देगा। अब आपको एक जैसे सभी शब्द लगेंगे कि पता नहीं किस में हुआ है, ये तो सभी शुद्ध हैं। या तो एग्जामिनर पागल था जिसने सभी के नीचे क्या लगा दिए? बिंदु। या फिर इस क्वेश्चन पर क्या मिलेगा? हमें बोनस अंक मिलेगा, या फिर इस पर क्या करेंगे? हम रिट लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी शब्द के प्रारंभ में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी यदि वर्ण से डे वर्ण से पहले कोई आधा वर्ण आए तब भी क्या नहीं होगा? ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी शब्दों में भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं। पहला कट चुका है, ये भी कट चुका है, और तीसरा अंग्रेजी शब्दों वाले में भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। फिर किस में होता है? ताड़न जात का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य तथा अंत में किए जाते हैं। ताड़न जात के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? शब्द के मध्य तथा अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। दोबारा से मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी भी शब्द के प्रारंभ में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। फिर कौन से वर्ण आते हैं? टा वर्ग वाले डाडा का प्रयोग होता है। कभी भी अंग्रेजी शब्दों में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद में यदि डाडा से पहले आधा वर्ण आए तो भी उनके नीचे क्या नहीं होगा? नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। फिर किसका होगा? कहाँ होगा ताड़न जात का प्रयोग? हमेशा शब्द के मध्य तथा अंत में ताड़न जात का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ताड़न जात का प्रयोग करना आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी में इन बामन वर्णों के अतिरिक्त, इन बामन वर्णों के अतिरिक्त, इन बामन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में और भी वर्ण आते हैं। हिंदी वर्णमाला में और भी वर्ण आते हैं, और भी वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। बामन वर्णों के अतिरिक्त, बामन जो हम पढ़ चुके हैं, इनके अतिरिक्त और कौन कौन से वर्ण हैं एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा कभी भी ये चंद्र बिंदु नहीं होता है, एक मुख सा बना हुआ होता है। आगे जैसे मैंने कहा कॉलेज, आप सभी कॉलेज में पढ़े हो, आपने देखा होगा कॉलेज पर चंद्र बिंदु नहीं होती है। आपने एक शब्द देखा होगा कॉटेज। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन पर किसका प्रयोग हुआ है? अ का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अ का। किसका? अ का। ये अ शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अ शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया हुआ शब्द है। कौन सा? अ। यदि हम बात करें ये किस किस के मध्य में आता है, तो ये आता है प्यारे साथियों आ, बड़ा आ और छोटे ओ के मध्य। यदि आपसे पूछा जा रहा है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अ किसके मध्य आता है, तो आपका पहला वर्ण है आ और दूसरा वर्ण रहेगा ओ। इनके उच्चारण से क्या बना है? अ। और ये भाषा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उदाहरण की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर है, कॉलेज है, कॉटेज है। तो आपको बताना होगा अ हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं है, कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से हमने क्या किया है? इनको अपने वर्णों में रखा है। आगे बात करते हैं, क्या ये, हाँ ये अ क्या है? आगत स्वर है। क्या है ये? इसे हम आगत स्वर कहते हैं। यदि मैं स्वर की बात करूं, आगत का शाब्दिक अर्थ होता है आने वाला, और स्वर का मतलब होता है जो हम वर्णों के अंदर में पढ़ते हैं। स्वर होते हैं जिन्हें बिना सहायता के बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। तो आगत स्वर कौन सा रहेगा? अ। कौन सा रहेगा? अ। आगत आया है किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से।
यदि मैं यहाँ व्यंजन की बात कर लेती हूँ तो फिर स्वर है तो व्यंजन भी होंगे, तो आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का होता है आने वाले व्यंजन, कहाँ से हमने जो आगत व्यंजन कहाँ से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं आगत। आपने देखा होगा का के सामने ऐसे बिंदु लगा होता है, इसके अंदर 4-5 वर्ण हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क, ख, ग, ज और फ। यदि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है निम्न में से आगत व्यंजन है, और ऑप्शन है आपके सामने क, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ख, नहीं है, निम्न में से आगत व्यंजन नहीं है। सी में मैंने लिख दिया ग और डी में मैंने लिख दिया आपका घ। यदि आपको पता है कौन सा नहीं है आगत व्यंजन तो आराम से आप कर सकते हो। आगत व्यंजन क, ख, ग, 3 तो आ गए आपके क, ख, ग, और याद करने का तरीका है लास्ट में 2 बच्चे ज और फ। ये क्या कहलाते हैं? आपके आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब ये आए कहाँ से हैं, किस भाषा से हमने ग्रहण किए हैं, लाने वाले कौन थे और हमारे हिंदी में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो पहली बात इन्हें क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे सिद्धार्थ साथियों इन्हें आगत व्यंजन ही कहा जाता है। यदि मैं बात करूं भाषा की तो भाषा साथियों ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, वर्ण हैं, अरबी फारसी भाषा के, किसके? अरबी फारसी भाषा के वर्ण हैं। अरबी फारसी भाषा के क्या है? ये वर्ण हैं, अरबी फारसी भाषा के वर्ण। अरबी फारसी भाषा से हमारे हिंदी में कौन कौन आए हैं, कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, ज, फ। आगे लाने वाले कौन थे? लाने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये राजा शिव प्रसाद की उपाधि रही है और सितारे हिंद भी इनकी उपाधि रही है। क्या रही है? राजा भी इनकी उपाधि रही है और दूसरी सितारे हिंद भी इनकी उपाधि रही है। इनका मुख्य नाम क्या था? मूल नाम था इनका शिव प्रसाद। यदि बात करें इन्होंने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था? इन्होंने दिया था उर्दू मिश्रित हिंदी पर अत्यधिक बल दिया था। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो इन वर्णों को लेकर हमारे साहित्य में, हमारे वर्णमाला में लेकर आए थे, क, ख, ज, फ। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन बनाते हैं इनकी आवश्यकता क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों? इनकी आवश्यकता किस लिए पड़ गई? हमारे बामन वर्ण क्या हिंदी वर्णमाला में कम पड़ गए थे, जो इनको भी हमें क्या करना पड़ा? पढ़ना पड़ा। तो देखते हैं किस लिए इनकी आवश्यकता पड़ी थी। तो पहला कारण था, पहला रीजन था इसमें भाषा में कोमलता पैदा करने के लिए। किसमें? भाषा में। भाषा में कोमलता या रोचकता पैदा करने के लिए। रोचकता पैदा करने के लिए किस लिए आवश्यकता पड़ी? पहला रीजन कारण था भाषा में कोमलता या रोचकता पैदा करने के लिए। दूसरी बात करें फिर और क्या आवश्यकता पड़ी कि इनके अर्थभेद करने के लिए, भाषा में अर्थभेद करने के लिए।
भाषा में अर्थभेद, भाषा में अर्थभेद करने के लिए। क्या कहते हैं कै खे जै फै को? आगत गृहीत व्यंजन। कहाँ से आए थे? अरबी फारसी भाषा से। लाने वाले कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए और क्या, कोमलता पैदा करने के लिए। आगे क्या पॉइंट था? भाषा में अर्थभेद करने के लिए भी क्या इनकी आवश्यकता पड़ी थी? किसकी? आगत गृहीत व्यंजन की। गृहीत का अर्थ होता है ग्रहण किए हैं, आगत का मतलब होता है आए हैं, और भाषा से मतलब भाषा से, दूसरी भाषा से। अर्थभेद कैसे होते हैं? एक बार हम यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राज और एक शब्द लिखा मैंने राज, एक शब्द लिखा मैंने सजा और एक शब्द लिखा मैंने सजा। आपको देखना होगा सजा। एक शब्द लिखा मैंने बेगम और एक शब्द लिखा मैंने बेगम। एक शब्द लिखा मैंने गज और एक शब्द लिखा मैंने गज। एक शब्द गौर और एक शब्द गौर। गौर का मतलब होता है ध्यान से देखना, और एक गौर का होता है अलमारी का राज। राज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यहाँ अर्थभेद कर रहे हैं किसके लिए? आगत गृहीत व्यंजनों से क्या हो गए? अर्थ में भेद हो चुका है, अर्थ में अंतर आ गया है। कैसे? राज, इस राज का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों शासन। इस राज का अर्थ होता है शासन, जबकि इस राज का, ये राज कौन सा है? आगत गृहीत व्यंजन। इस राज का अर्थ होगा क्या? रहस्य। देखो कितना परिवर्तन हो गया। इस राज का अर्थ हो गया शासन और इस राज का अर्थ हो गया रहस्य। इस गज का अर्थ हो गया हाथी और इस गज का जो आगत गृहीत व्यंजन जुड़ा हुआ है इसका अर्थ हो गया आपका नाप तोल। नाप तोल वाला जो यंत्र है क्या हो गया? वो गज। यदि मैं सजा की बात करूं तो सजा होती है एक सजावट। इस ऊपर वाले का अर्थ क्या निकलेगा? सजावट। और ये सजा होती है दंड। क्या मैं दंड के नीचे नुक्ता लगा सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि डै के आगे क्या आ गया है? आधा वर्ण आ चुका है, इसलिए यह ट वर्ग के डै होंगे। यदि मैं बेगम की बात करूं तो बेगम का अर्थ होता है पत्नी। क्या होता है? एक बेगम पत्नी। इधर लिख देती हूं बेगम, और बेगम का अर्थ क्या होगा? बेगम होता है पत्नी। क्या पत्नी पर छोटी की मात्रा आती है? नहीं, क्योंकि पत्नी हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। आपने पर्यायवाची शब्द देखे होंगे। पत्नी वैसे भी आप देसी तरीके से समझें तो गाँव में, घरों में, शहरों में पत्नी ही बड़ी होती है। घर में पत्नी की ही चलती है। पत्नी में भी बड़ी की मात्रा आती है, स्त्री में भी बड़ी की मात्रा आती है। तो आप पर्यायवाची शब्द देखेंगे अधिकांश तो भी क्या आएगी? बड़ी ई की मात्रा आती है। वधू में बड़ी की मात्रा आती है, बहू में बड़ी की मात्रा आती है। यदि मैं बेगम की बात करूं, बेगम, तो बे यहाँ उपसर्ग लग गया बे, गम। बे उपसर्ग है उर्दू का। किसका? उर्दू का। बेगम, बिना गम वाली, बिना गम वाली, बिना गम वाली। अब देखो कितना अर्थ में परिवर्तन आ चुका है। क्या कह रही है आगत गृहीत व्यंजन? कि इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि भाषा में कोमलता या रोचकता पैदा करने के लिए। दूसरी पड़ी भाषा में अर्थभेद करने के लिए, और अर्थभेद हुआ आपका राज। राज का अर्थ होता है शासन, जबकि राज का अर्थ होता है रहस्य। सजा का अर्थ होता है सजावट, जबकि इसमें आगत गृहीत व्यंजन लग जाता है जा, तो इसका अर्थ बदल गया दंड। गज का अर्थ होता है हाथी, लेकिन इस गज का, ये गज जो, इस गज का अर्थ निकल गया, क्या होता है इसका? नाप तोल।
इधर बेगम का पत्नी और इधर बेगम का बिना गम वाली। तो ये आपके क्या हैं, भाषा में अर्थभेद करने वाले आगत गृहीत व्यंजन। तो इनकी आवश्यकता भी हमारे वामन वर्णों के अतिरिक्त पड़ी थी। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। जी हाँ, वर्णों के भेद। देखो बच्चों, अब तक मैं चर्चा कर चुकी हूँ वामन वर्ण की, और वामन वर्ण के अतिरिक्त आपके दो और मिलते हैं। एक तो मिलता है आगत स्वर और एक होता है आगत गृहीत व्यंजन। यदि आपसे आगत गृहीत स्वर की बात की जाए तो अ होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा निम्न शब्दों में, निम्न में से अ वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो आपके सामने शब्द होंगे, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, कॉटेज है, और फिर एक और शब्द आपको दे दिया जाएगा। तो नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न वर्णों में से, निम्न शब्दों में से आगत गृहीत स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। मान लो आगत गृहीत, निम्न शब्दों में से आगत गृहीत स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। एक तो है आपका हॉस्पिटल, एक है आपका डॉक्टर, ध्यान से देखना है। एक है आपका ये ए है, ये बी है। आगे सी में मैं डाल देती हूँ कॉलेज, और एक में डाल देती हूँ कॉलेज, और एक में डाल देती हूँ मैं डी में किस में नहीं हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए आँख। क्यों? क्योंकि आगत गृहीत व्यंजन हमेशा आगत गृहीत का यही चिन्ह माना जाता है। यदि मैं इसके ऊपर बिंदी लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, अनुनासिक वर्ण बन जाता है। तो ये आपको समझना होगा। आगे बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर वर्णों के भेद कितने होते हैं। यदि मैं एनसीईआरटी के तहत बात करूं तो एनसीईआरटी कहती है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, नहीं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, वो तो स्वर के भेद हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद आपके कितने होते हैं, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद आपके दो ही होते हैं, जो मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ण के भेद होते हैं तो आंसर होगा दो, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, अपने आप में पहलमान है। मान लो ये मार्केट में गया, कौन, स्वर, और इनका झगड़ा मार्केट में हो गया, इनके पास मोबाइल है, और व्यंजन कैसा व्यक्ति है, ये पहलमान है, और ये कैसा है, व्यंजन दुबला पतला है। कैसा है, दुबला पतला है। दोनों दोस्त हैं, और एक दिन क्या होता है कि स्वर है, स्वर मार्केट में गया, और स्वर को क्या हो गया, वहाँ 3-4 लड़कों से झगड़ा हो गया। क्या स्वर, क्या पहलवान को किसी की आवश्यकता पड़ती है, हेल्प लेगा, सहायता लेगा, नहीं, सहायता नहीं लेगा। स्वर को क्या सहायता लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, स्वर को सहायता लेनी नहीं पड़ती है। क्योंकि क्यों, ये अपने आप में पहलवान है। मान लो व्यंजन मार्केट में चला गया और व्यंजन की लड़ाई 3-4 लड़कों से हो गई, क्या इसको सहायता लेनी पड़ेगी, जी हाँ, ये कॉल किसके पास करेगा, पहलवान के पास कॉल करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर को कभी भी किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। 3 डेफिनेशन मैंने बोली है। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो बिना सहायता के बोली जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। व्यंजन, वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। पहलवान कौन है, स्वर, और दुबला पतला कौन है, व्यंजन। ऐसे समझ सकते हो, व्यंजन को हमेशा स्वर की आवश्यकता ही पड़ती है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, स्वर की डेफिनेशन। वे ध्वनियाँ जो किसकी सहायता से बोली जाती हैं,
किसी की सहायता से नहीं बोली जाती। वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं क्या कहलाती है? व्यंजन। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर। और आज हम बात करने वाले हैं स्वर। स्वर। यदि मैं स्वर की बात करूं तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। यदि मैं डेफिनेशन की ही बात कर लेती हूँ, या वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। कैसे होती हैं साथियों? स्वतंत्र रूप से। ये भी क्वेश्चन आ चुका था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से कौन सी आवाज़ या कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है। तो ये कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है जो बिना बाधा के उत्पन्न हो रही है, वह कौन सी होती है? स्वर। ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं। बेटा कैसे? स्वतः, अपने आप। वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं, क्या कहलाती हैं? स्वर। डेफिनेशन ध्यान से देखनी है आपको। फिर आपकी तीसरी बन सकती है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिन्हें बिना सहायता के उच्चारित किया जाता है, उन्हें भी क्या कहते हैं हम? स्वर। और एक डेफिनेशन निकलेगी आपकी, अर्थात। चारों डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आपके सामने कोई सी भी आ सकती है। वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती हैं, प्यारे साथियों, आपकी समझ में आ रहा होगा। कौन कौन सी डेफिनेशन? आपको चारों डेफिनेशन ध्यान में रखनी है स्वर की। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतः उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जिन्हें बिना सहायता के उच्चारित किया जाता है, वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती है। निर्बाध, निर का अर्थ होता है बिना, और बाध का अर्थ हो गया बाधा। निर उपसर्ग है, निर का शाब्दिक अर्थ हो गया बिना, और बाधा का हो गया बाधा के। वे ध्वनियाँ जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? स्वर कहते हैं। यदि मैं स्वर के भेदों की बात करूं, स्वर के वर्गीकरण की बात करूं, तो स्वर के भेद हमारे प्रतियोगी परीक्षा में 6 माने गए हैं, जबकि एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ने 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जबकि 6 भेद कौन कौन से हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षा से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम 6 भेदों की चर्चा करने वाले हैं, और 6 भेद में कौन कौन से वर्ण रखे गए आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम 6 भेदों की। स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने माने गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में? 6। कितने माने गए? 6। यदि मैं बात करूं तो पहला भेद कौन सा होगा? उत्पत्ति के आधार पर, या फिर कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाले
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दूसरा कौन सा भेद रहेगा? दूसरा रहेगा आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ होते हैं बेटा होठ, साथियों क्या होते हैं? ओष्ठ होठ। ओष्ठाकृति के आधार पर, किसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है? ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरे भेद की बात करें तो तीसरा भेद है मुखाकृति के आधार पर। किसके? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? मुख के आधार पर। किसके आधार पे? मुख के आधार पर। यदि मैं चौथे की बात करूं, चौथा भेद है आपका जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। पांचवें भेद की बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और मैं बात करूं आपसे छठवीं हेडिंग की, तो उच्चारण के आधार पर। किसके? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। इसका साथियों दूसरा नाम भी मिलता है हवा का मुख व नाक से निकलने के आधार पर। कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सामने उच्चारण स्थान के आधार पर भी आ सकता है और आपके सामने हवा का मुख व नाक से निकलने के आधार पर। यदि मैं स्वर के भेदों की बात करूं तो समझना होगा आपको उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कितना समय लग रहा है इसके भी वर्गीकरण किए गए हैं, भेद किया गया है। दूसरी हेडिंग की बात करूं तो कौन सी है? ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठों के आधार पर। तीसरे की बात करूं तो मुखाकृति के आधार पर, कहने का तात्पर्य है मुख के आधार पर। चौथे की बात करूं तो जिह्वा के आधार पर। पांचवें की बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर और छठवें की बात करूं तो उच्चारण स्थान के आधार पर। ये क्या हुए आपके स्वर के भेद के स्वर के भेद। अब मैं फर्स्ट हेडिंग को उठाती हूँ, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कितने भेद हुए? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है कितने भेद माने गए हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के। तो आपको ध्यान में रखना है 3 भेद यहाँ माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व। कौन सा है? ह्रस्व। ह्रस्व, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है कम। कम क्या होता है? कम। उच्चारण में लगने वाले समय, कितना समय लग रहा है? कम। और इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व। कितना समय लग रहा है? समय के आधार पर। हमारा मुख कितना खुलता है? कम। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व। इसका दूसरा नाम भी आपके सामने होगा मूल स्वर। इसका दूसरा नाम भी आपके सामने आ सकता है मूल स्वर। आपको ध्यान में रखने हैं मूल स्वर की संख्या 4 होती है, जबकि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। मूल स्वर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 4। यदि मूल वर्ण पूछा जाए, वर्ण ध्यान में रखना है, मूल स्वर तो 4, मूल वर्ण पूछा जा रहा है तो 44। तो मूल स्वर होते हैं, इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब देखो इनके नाम कितने मिलते हैं, एक बार आपको देखना होगा। ह्रस्व आपके सामने हो सकता है, इन्हीं का दूसरा नाम मूल स्वर है, इन्हीं का दूसरा नाम लघु स्वर है, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर है। कितने नाम मिलते हैं? ह्रस्व पहला, दूसरा मूल, तीसरा लघु और चौथा एक मात्रिक स्वर। अब वर्ण कितने आते हैं इसके अंतर्गत ये भी देख लेते हैं। यहाँ मैं वर्णों की बात करूँ तो ह्रस्व स्वर आपने आयुर जो कंपनी है, प्रोडक्ट है, उनका यूज किया होगा, नहीं भी किया है तो आपने कम से कम सुना तो होगा। आयुरो, आ ई उ री, आपको ऐसे ही याद करना है, आ ई उ री। आ, इनमें आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ, कौन सा आ? बड़ा नहीं, कौन सा? छोटा। ये मूल स्वर माने जाते हैं। आ ई उ री, आ ई उ री, आ यू रो, आ ई उ री। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं? किसके अंतर्गत होते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व का दूसरा नाम क्या मिलता है? मूल। मूल का क्या मिलता है? लघु। और लघु का क्या मिलता है? एक मात्रिक। समझना होगा। आपके सामने मान लो मूल स्वर पूछ लिए तो आपका आंसर होना चाहिए 4। यदि आपसे लघु स्वर पूछा जा रहा है तो भी आपका आंसर होना चाहिए 4। यदि आपसे ह्रस्व स्वर पूछा जा रहा है तो भी आपका आंसर होना चाहिए 4। यदि आपसे एक मात्रिक स्वर के बारे में पूछा जा रहा है तब भी आपका आंसर होना चाहिए 4। ये अधिकांशतः कई बार पेपर में आ चुके हैं। मूल स्वर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मूल वर्ण प्लस मूल स्वर। मूल वर्ण 44 और मूल स्वर 4। आगे बात करते हैं, दूसरा भेद कौन सा मिलता है? दीर्घ। कौन सा मिलता है? दीर्घ। अब मैं इन्हें एनसीईआरटी के तहत बता रही हूँ। ये एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही सम्मिलित किए गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जबकि आज का जो स्तर है, कंपटीशन का लेवल है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो कंपटीशन में हम यही रटा रटाया पढ़ के जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जबकि यहाँ से क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। आपसे पूछ लेगा मुखाकृति के आधार पर समृद्ध भाग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार वर्ण हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जिह्वा के आधार पर अग्रभाग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यदि आपने वहाँ तक पढ़े हैं तो आप आंसर करके आओगे। मैं वादा करती हूँ कि वर्ण जो भी मैं पढ़ाऊँगी उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ह्रस्व, ह्रस्व का दूसरा नाम मूल, मूल का दूसरा नाम क्या मिलता है? लघु, लघु का दूसरा नाम एक मात्रिक। यदि मैं दीर्घ की बात करूं तो दीर्घ स्वर, ऐसे ही दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है कम होता है, इसमें क्या है? दुगना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? समय लगता है दुगना। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम संधि स्वर भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? गुरु मिलता है। क्या मिलता है? गुरु मिलता है। इनका तीसरा नाम भी क्या मिलता है? इधर 1 मात्रिक है तो इधर कितनी लग जाएंगी? 2 मात्रिक। कितनी? 2 मात्रिक। 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे तो दीर्घ स्वर। गुरु मात्रा आए तो दीर्घ स्वर। छंदों के अंतर्गत आप पढ़ते हो लघु और गुरु। गुरु आए तो दीर्घ स्वर, और आप संधि स्वर की बात करें तो भी कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इन दीर्घ स्वरों में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं? आपसे या तो संख्या पूछेगा या फिर पूछेगा कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। मान लो आपसे मैंने पूछ लिया निम्न में से, निम्न वर्णों में से एक मात्रिक वर्ण नहीं है, और मैंने क्या कर दिया? री के स्थान पर बड़ी री रख दी। आपको पता होना चाहिए ए, ई, उ सभी को याद रहता है, लेकिन मैंने यहाँ चेंजिंग कर दी। बच्चा क्या करेगा? री भी है, तो इसीलिए ये एग्जामिनर ने क्या दे दिया है? गलत क्वेश्चन दे दिया है। तो आपस में जब परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो सभी बच्चों के 150 में से 140 सही होते हैं, लेकिन घर तक आते आते जब दोस्तों से मिलते हैं तो 10 क्वेश्चन माइनस में चले जाते हैं।
फिर घर आके दो चारों के फ़ोन आते हैं दोस्तों के कि आपका कैसा पेपर रहा, कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरे 150 में से 140% सही हो चुके हैं। ठीक है, 140 में कहेगा कि मुझे कन्फ्यूजन है, 130 तो आराम से निकल जाएंगे। तब दोस्त प्रश्न करेगा इसमें आप क्या करके आए हो, इसमें आप क्या करके आए हो, तो घटते घटते 100 पर गाड़ी आ जाती है। तो हम देखकर क्वेश्चन नहीं करते हैं। आजकल सत्य और असत्य सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आ, ई, उ, री, और आपने देखा री, और री को देखते ही आपने कर दिया कि ये तो बोनस मिलने वाला है, इस पर क्या मिलेगा, हमें बोनस मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी री में हमेशा 2 चूल्हे होते हैं, जबकि छोटी री में क्या होता है, एक ही होता है। तो आपका आंसर होगा कि नहीं है, मूल स्वर में से कौन सा नहीं है। बड़ी री हमेशा संस्कृत में काम आती है, जबकि इसकी मात्रा हिंदी में संधि में काम ले ली जाती है। ऐसे ही मैं दीर्घ स्वर की बात कर रही हूँ। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर कहते हैं, और गुरु स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके 7 वर्ण आते हैं, और 7 वर्ण कौन कौन से, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। छोटा इधर है तो इधर कौन सा आएगा, बड़ा। कौन सा आएगा, बड़ा। इधर छोटी है तो इधर कौन सी आएगी, बड़ी। इधर छोटा है तो इधर कौन सा आ जाएगा, बड़ा। री इधर है तो हिंदी में सिर्फ एक ही री होती है। आगे कौन कौन से बच्चे फिर, ए, आई, ओ, औ। आपको नाम से पता चल रहा है संधि स्वर। संधि, संधि हमारी जो होती है, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ए की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, बड़ी ए की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ओ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और बड़े औ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। संधियों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे बात की जाए तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं सजातीय वर्ण। क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण। जबकि आपको ये दिख रहे हैं ए से लेकर औ तक, ये होते हैं विजातीय वर्ण। आगे चर्चा करेंगे। पहले हम प्लुस स्वर की बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर। याद करना होगा, ह्रस्व स्वर मूल, लघु, एकमात्रिक, जबकि दीर्घ संधि, गुरु और द्विमात्रिक। तो इसके अंतर्गत कितने रखे गए हैं, 7। 4 इधर आ गए, 7 इधर आ गए, तो कितने होते हैं हमारे स्वर, 11 स्वर होते हैं। फिर मैम प्लुस स्वर में क्या रखेंगे, तो प्लुस स्वर में प्लुत स्वर। तो याद रखना प्लुस स्वर है, प्लुस स्वर में कोई भी वर्ण नहीं आता है। प्लुस स्वर का दूसरा नाम मिलता है त्रिमात्रिक, जिस पर अधिक बल पड़ता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर या फिर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ना होकर आपके सामने एग्जाम में त्रिमात्रिक स्वर भी आ सकता है। प्लुत स्वर और प्लुत स्वर का दूसरा नाम मिलता है त्रिमात्रिक स्वर। मैडम यदि इसमें वर्ण आते नहीं हैं तो फिर इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अभी बताती हूँ। एक हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको, इनमें कोई स्वर नहीं आता है, इनमें कोई स्वर नहीं आता है, कोई स्वर या वर्ण नहीं होता है, नहीं होता है। स्वर की जगह पे हम यहाँ वर्ण भी कर सकते, कोई वर्ण नहीं होता है किसके अंदर, प्लुत स्वर के अंतर्गत। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो प्यारे साथियों इनका प्रयोग करते हैं, एक हम करते हैं संबोधन में, किसमें, संबोधन में, किसमें करते हैं, संबोधन में। आगे करते हैं हम चीखने में, आगे हम इसका प्रयोग करते हैं संगीत में, किसमें, संगीत में। तो ये शब्द आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लुस स्वर की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन उठता है कि संबोधन शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व का, दीर्घ का, प्लुत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लुत का, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी वर्ण नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यह संबोधन में, यह चीखने में, चिल्लाने में, और यह संगीत में काम लिए जाते हैं। जैसे आपने एक उच्चारण किया होगा ओम, क्या आप ओम को सीधा एक झटके में
बोल देते हो, उच्चारण कर सकते हो? नहीं। हम ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम। जो बीच में हमारा अंतराल रहा है, समय लगा है, इसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए हमेशा एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह चिन्ह मैं आपके सामने यहाँ लगा देती हूँ, इधर। ये 3 अंक जैसा आपको दिखाई देता है, इसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है, इसके अंतर्गत कोई भी पढ़ नहीं आता है, कोई भी वर्ण नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 3 जैसे अंक से इसे दर्शाया जाता है। क्या संबोधन में काम में लिए जाते हैं? बिल्कुल। क्या चीखने चिल्लाने में काम में लिए जाते हैं? बिल्कुल। प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, संगीत में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। कैसे? जब हम उच्चारण करते हैं तो जिसमें अंतराल होता है, टाइम लगता है, समय लगता है, उसमें 3 जैसा अंक आपको दर्शाया जाता है, तो वहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। मान लो सड़क पर राखी खड़ी है, राखी नाम की कोई लड़की खड़ी है, क्या मैं उसे धीरे से बुला सकती हूँ राखी? क्या ऐसे बुला सकती हूँ? नहीं। जब मैं तेज चिल्लाकर बोलूँगी, राखी को आवाज़ लगाऊंगी, तो खी पर जो प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक से दर्शाया जाता है। जैसे मैंने बोला राखी, तो नाम पर हमेशा मात्राओं पर क्या पड़ता है? बल पड़ता है, जोर पड़ता है, और उसे किससे दर्शाते हैं हम? 3 अंक से दर्शाते हैं। जैसे संगीता, नाम के हमेशा बाद में, और एक ये ओम है, ओम शब्द कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह उदाहरण कई बार अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने दीर्घ स्वर के अंदर बात की थी, सजातीय और विजातीय। किसकी बात की थी? सजातीय और विजातीय। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्लुत स्वर आपकी समझ में आ गया होगा। प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे 3 अंक से दर्शाया जाता है। क्या इसके अंतर्गत कोई वर्ण आता है? बिल्कुल नहीं जी नहीं, इसके अंतर्गत कोई भी वर्ण नहीं आता है। किस किस में काम में लिया जाता है? आपको ध्यान रखने होंगे। संबोधन, चीखना, चिल्लाना प्लस संगीत में ये काम लिए जाते हैं। और उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण है ओम। ओम के उच्चारण में यह स्वर का प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि नामों के लास्ट में, अंत में प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे बात करती हूँ मैं दीर्घ में, जो मैंने पढ़े थे संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर में मैंने आपके सामने लिखा था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसे कहते हैं हम सजातीय। क्या कहते हैं हम? सजातीय। सजातीय का मतलब होता है प्यारे साथियों, एक ही जाति से जो वर्णों का निर्माण हुआ है, उन्हें हम सजातीय कहते हैं। यहाँ मैं सीधा आपसे संधि स्वर के बारे में बात कर सकती थी, यहाँ मैं सीधे आपसे दीर्घ स्वर के बारे में बात कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ सजातीय क्यों लिखा? क्योंकि सजातीय प्लस विजातीय आपकी संधि में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो सजातीय का मतलब होता है जो अपनी ही जाति से निर्माण हुआ हो, और विजातीय का मतलब क्या होता है? बी मतलब असमान। विजातीय जो असमान जातियों से निर्माण हुआ हो, जिन वर्णों का विजातीय असमान जातियों से निर्माण हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम विजातीय वर्ण कहते हैं। मान लो हमारे घर वाले हमारी शादी करते हैं, अरेंज मैरिज कैसी होती है? अपनी ही जातियों में की जाती है। जबकि जो एक इसी का उदाहरण दे देती हूँ, ए, आई, ओ, औ, ये कितने हैं? 4 वर्ण हैं जो किस में आते हैं? विजातीय में आते हैं। यह कहना भी ठीक नहीं होगा, जो अरेंज मैरिज है वो सजातीय, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और जो लव मैरिज होती है ये विजातीय होती है। क्यों? क्योंकि यह अपनी पसंद चलती है, और किसी भी जाति का लड़का हो सकता है, किसी भी जाति की लड़की हो सकती है। जबकि अरेंज मैरिज में कौन कौन रखे गए हैं? सजातीय अरेंज मैरिज को ही कहते हैं। समझता है? आकार निर्माण कितने रूपों से होता है? आकार निर्माण हमेशा 4 रूपों से होता है, चाहे हम छोटा रखें सामने, चाहे हम बड़ा रखें, 4 ही रूप चलते हैं। उसी प्रकार ई के भी 4 रूप चलेंगे और ऊ के भी 4 रूप चलते हैं। तो ठीक है विद्यार्थी साथियों, आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे।